जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स की बात चल रही थी। प्रथम चैप्टर की हम चर्चा कर रहे थे और इसके पहले लेक्चर में हमने सीखा था आकृति और आलेख का महत्व और बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे आकृति के प्रकार। सबसे पहले आकृति के प्रकार की बात करें तो सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले आकृति के अनेक प्रकार हैं। जैसे कि सबसे पहले चित्र वाली आकृति, एक आकृति बनती है जो चित्र से आपको बताती है। चुटपुट बिंदु वाली तथा विकर्ण आकृति, आपने देखा होगा कि कई बार आकृतियाँ बनाई जाती है आलेख के रूप में और विकर्ण चुटपुट बिंदु डाल देते हैं या फिर विकर्ण के रूप में बताई जाती है, तो वे है विकर्ण आकृति। उसके बाद समय आधारित अथवा अन्य तत्वों पर आधारित रेखाकृति, वृत्ताकृति, स्तंभाकृति और वृत्तांशाकृति। इतनी आकृतियाँ आपको याद रखनी है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन सी में 2 सवाल पूछे जाते हैं, इसमें यह सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि इम्पोर्टेंट तो पूरी की पूरी किताब ही होती है। किताब के पहले पेज से लेकर आखिरी पेज के बीच में जितना भी कुछ है सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। तो सब कुछ आपको ईमानदारी से पढ़ना है और सबका सब याद भी रखना है। तो जो इम्पोर्टेंट होगा, जो काफ़ी बार पूछा जाता है, ऐसे सवालों को तो पढ़ना ही है। परंतु इस बार 30% कम कर दिया है, तो इस बार तो जितना आप पढ़ोगे सारा का सारा आने वाला है, सब कुछ सारा का सारा। क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे तो पेपर बनाएंगे तो क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, वो तो सारा का सारा पूछने वाले हैं, ये कंपलसरी है। तो चित्राकृति की बात करें, चित्राकृति में चित्राकृति चुटपुट बिंदु वाली और विकर्ण आकृति, सामान्य समय आधारित और अन्य तत्वों पर आधारित रेखाकृति, वृत्ताकृति, स्तंभ आकृति और वृत्तांशाकृति। एक सुंदर चित्र के द्वारा इन सबको मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यह है आकृति के प्रकार। सबसे पहले चुटपुट बिंदु वाली और विकर्ण आकृति की बात है, फिर वृत्ताकृति, स्तंभ आकृति, चित्राकृति, वृत्तांशाकृति और अंत में समय आधारित और अन्य तत्वों पर आधारित आकृति। ये एज इट इज़ PDF आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, इसलिए चिंता की कोई भी बात नहीं। अब बात करेंगे समय आधारित रेखाकृति की। एक छोटी सी झलक यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो सामान्य रूप से रेखाकृति 2 चलों के बीच संबंधित रेखा और उसके ढाल को दर्शाती है, जैसे मांग और पूर्ति है। यह आकृति सामान्यतः मांग और पूर्ति रेखा को दर्शाने के लिए ही होती है। अन्य उपयोग भी होते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में इसका उपयोग मांग और पूर्ति की रेखा दर्शाने में होता है। इस प्रकार की आकृति में स्वतंत्र चल x अक्ष पर और परतंत्र चल y अक्ष पर दर्शाए जाते हैं। यानी यह है आपका x अक्ष और ये y अक्ष। तो जो स्वतंत्र चल होते हैं यानी जो परिवर्तनशील होते हैं उनको x अक्ष पे दर्शाया जाता है, और जो परतंत्र चल होते हैं जैसे कि ये आंकड़े, इनको y अक्ष पे दर्शाया जाता है। समय के संदर्भ में किसी एक चल के स्वयं स्पष्ट रुझान को दर्शाने वाली आकृति अर्थशास्त्र में बार बार उपयोग में ली जाती है। उदाहरण स्वरूप विविध वर्षों में आबादी की संख्या, विविध वर्षों में मुद्रास्फीति की दर, विविध वर्षों में साक्षरता की दर इत्यादि दर्शाई जाती है। इस प्रकार आकृति को रेखाकृति कहा जाता है। एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिहाज से इसके काफ़ी कम चांसेस होते हैं कि आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाए, परंतु पढ़ना तो है ही। तो रेखाकृति कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत में यहाँ आपको दी गई है, यानी 1951, 61, 21%, 21.64%, इस प्रकार लगातार आपको जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत में दी है। तो उसे किस प्रकार से दर्शाना है, तो सर्वप्रथम यहाँ पे वर्ष लिख दिए गए। तो इन वर्षों को x अक्ष पे लिखा है, उसके बाद होने वाली वृद्धि को प्रतिशत में y अक्ष में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले 1951 में जो वृद्धि हुई थी उसे दर्शाने के लिए यहाँ पे 21.64 पे बिंदु लगाया। उसके बाद अगले वर्ष 24.80 पे, उसके अगले वर्ष 24.66 पे, उसके अगले वर्ष 23.87 पे, उसके अगले वर्ष 21.54 पे और उसके अगले वर्ष 17.64 पे। इस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हुई, कमी हुई, ये आपको आलेख में देखने को मिल रहा है और इस प्रकार से यह रेखाकृति काम करती है। तो यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो
इतना बड़ा ये सवाल बनता नहीं है, परंतु पढ़ना ज़रूरी था। आगे बात करें, माफ़ कीजिएगा, स्तंभ आकृति के प्रकार के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। स्तंभ आकृति किसी एक चल के मूल्य के विविध विभागों के बीच का वितरण दर्शाता है। उदाहरण स्वरूप अलग अलग समय पर देश में साक्षरता का अनुपात अथवा स्त्री और पुरुषों में किस एक समय साक्षरता का अनुपात। इस प्रकार की आकृति ऊर्ध्व और क्षैतिज स्तंभ द्वारा दर्शाई जाती है। ऊर्ध्व और क्षैतिज स्तंभ, तो ये क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। सामान्य रूप से जब हम स्तंभ आकृति बनाते हैं तो एक आलेख ग्राफ में बनाई जाती है। जब आपको क्षैतिज और ऊर्ध्व यह दो रेखाएं देखने को मिलती है, ये क्षैतिज और ऊर्ध्व स्तंभों का एक उदाहरण है। तो आपको इस प्रकार के स्तंभों से यह समझाना होता है जो रुझान होते हैं। जैसे कि आपको साक्षरता का अनुपात दे दिया गया, 2001 में 60% था, 2002 में 65% हुआ और 2003 में यह बढ़कर 70% हुआ। तो आप इसको किस प्रकार से एक स्तंभ आकृति में दर्शाएंगे, तो यहाँ पे आपने 50, 60, 65 इस प्रकार से आंकड़े, जैसा कि आप सीखते आए हो इस प्रकार से आंकड़े लिए और यहाँ पे आपने वर्ष लिया 2001, 2 और 3। तो सर्वप्रथम 60 बढ़ा तो आपको 60 तक ये स्तंभ ले जाना है और उसके बाद 65 तक ले जाना है। इस प्रकार से यह प्रत्येक वर्ष के लिए और एक ही वर्ष में अगर स्त्री पुरुष दोनों बताना हो तो आप विभाजित स्तंभ आकृति जैसी आकृतियों का उपयोग करके यह बता सकते हैं। अब सबसे मुख्य जो मुद्दा इसमें गौर करने लायक यह है कि आपको एग्जाम पेपर में एक आलेख पूछा जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आलेख पूछा जाता है और आप ऐसा सोचोगे कि आलेख 5 मार्क्स का आता है, परंतु मैंने तो जो आपको एग्जाम में आने वाले सवाल इस चैप्टर में उसमें कहीं पे भी 5 मार्क्स का कोई भी सवाल लिखाया ही नहीं है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी दिक्कत हुई थी। तो ऐसा कोई भी सवाल मैंने आपको बताया कि नहीं कि जो 5 मार्क्स में आए एग्जाम में, परंतु आलेख आता है 5 मार्क्स का, पर वो पहले चैप्टर में से नहीं आता, वो आखिरी चैप्टर के डाटा में से आता है। यानी आखिरी चैप्टर में जो भी आपको जानकारी दी होती है उसके आधार पर आता है, परंतु जो कॉन्सेप्ट होता है वो पहले चैप्टर का होता है, परंतु आता सवाल आखिरी चैप्टर से। यानी आलेख बनाना आपको यहाँ सीखना है और आलेख किस जानकारी पर से बनाना है और कौन से सवाल आएंगे वो 11वें चैप्टर में से आएंगे। आशा है आप ये समझ चुके होंगे। तो प्रत्येक विभाग या समय के लिए एक अलग स्तंभ बनाया जाता है। जाहिर सी बात है, जब हम आकृति बनाएंगे तो एक वर्ष के लिए अलग स्तंभ बनाएंगे, दूसरे वर्ष के लिए अलग स्तंभ, तीसरे वर्ष के अलग स्तंभ। उस स्तंभ की ऊंचाई यानी उसकी लंबाई यानी जो उसकी ऊंचाई है वो उसके विभाग और समय पे आधारित, समय के चल पे आधारित। यानी किसी ने 50 गुना तो 50 तक ही हम ऊंचा करेंगे, किसी ने 60 गुना तो 60 तक ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी कहीं भी कुछ भी कर दे। इस प्रकार स्तंभ की ऊंचाई द्वारा चल के मूल्य के विविध विभाग के समय अवधि के बीच तुलना हो सकती है। स्तंभ आकृति सामान्य रूप से 3 प्रकार की देखने को मिलती है। स्तंभ आकृति कितने प्रकार की देखने को मिलती है, तो वह 3 प्रकार की देखने को मिलती है। सबसे पहले सरल स्तंभ आकृति, फिर पास की स्तंभ आकृति और विभाज्य स्तंभ आकृति। तीनों स्तंभ आकृति को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले सरल स्तंभ आकृति। सबसे पहले सरल स्तंभ आकृति की बात करें तो सरल स्तंभ आकृति किसी एक आधार जैसे कि प्रदेशों, समय काल इत्यादि पर किस प्रकार मूल्य को दर्शाता है, इस प्रकार मूल्य को दर्शाता है। यह आकृति विविध प्रदेशों, समय काल इत्यादि के लिए चल मूल्य की तुलना आकर्षक रूप से प्रस्तुत करती है। तो ये जो सरल स्तंभ आकृति है वो प्रदेश और समय काल इत्यादि को दर्शाने के लिए आकर्षित ढंग से जानकारी देने के लिए की जाती है। तो चलिए इसका उदाहरण एक देख लेते हैं। यह सुंदर सा उदाहरण मैंने आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ पे दिया है कि किसी एक दुकान के हर 2 महीनों में चॉकलेट बॉक्स की बिक्री है, यानी वो हर 2 महीनों में कितने चॉकलेट बॉक्स बेच देता है इसकी जानकारी आपको दी है। एग्जाम में कुछ इसी प्रकार की आपको जानकारी दी होगी, पर वो चैप्टर नंबर 11 यानी जो आखिरी चैप्टर है उसमें से दी होगी। 5 मार्क्स का एक सवाल आता है और किस प्रकार से बनता है ये भी आप यहाँ पे सीखते जाइए। सबसे पहले तो आपको जानकारी दी है कि प्रति 2 महीने कितने चॉकलेट के डब्बे वो बेच देता है। तो सबसे पहले जनवरी फरवरी में उसने 35 डब्बे बेच दिए, ये जानकारी।
मार्च अप्रैल में उसने 60 डब्बे बेच दिए, मई जून में उसने 65 डब्बे बेच दिए, जुलाई अगस्त में उसने 40 डब्बे बेच दिए, सितंबर अक्टूबर में उसने बेचे 50 डब्बे और नवंबर दिसंबर में 30 डब्बे उसने बेच दिए। तो अब इसमें आलेख किस प्रकार बनाना है सबसे पहले वो सीखिए। तो आलेख बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो अक्ष चाहिए होंगे, ये तो आप जाहिर सी बातें जानते हो, वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष, ये दो अक्ष चाहिए होते। दोनों अक्ष इस प्रकार से थोड़ी लाइन में खींची जा रही पर समझने का प्रयत्न करिए, इस प्रकार से बनाए जाते हैं और यहाँ पे रखा जाता है शून्य। क्या रखा जाता है? शून्य, यानी ये शून्य अक्षांशर रेखा है और ये शून्य देशांशर रेखा है, इसे हिंदी में कहा जाता है। अब सबसे पहले आपको जो जानकारी दी जाती है मास या फिर जिसके विषय में आपको दर्शाना है वो, यानी जो दो जानकारी आपको दी जाती है, सबसे पहले इसे एक्स नाम दे दीजिए और इसे वाई नाम दे दीजिए। 11th में स्टेट पे अच्छी तरह से आप सीख के आए हो ये चीज़ें। तो सबसे पहले जो एक्स नाम दिए हैं आपने, वो सारे के सारे एक्स अक्ष यानी जो हमारी एक्स अक्ष की रेखा है उस पर लिख दीजिए, कुछ अंतराल पे, कुछ सेंटीमीटर दूरी पे। यानी इन्होंने जिस प्रकार से लिखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, इस प्रकार से आपको यह एक्स अक्ष पर लिखनी है। क्या जो आपने एक्स रखा हुआ है वो एक्स अक्ष पर लिखनी है। और एक बात का ध्यान रखना है कि यह दूरी समांतर होनी चाहिए, यानी समान दूरी पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कुछ पास रख दिया, एक दूर रख दिया, पास दूर, ऐसा आप नहीं कर सकते। ये तो एक्स अक्ष की बात। अब बात करते वाई अक्ष की। तो वाई अक्ष पे क्या लिखना है, जो आप जिसको आपने वाई बनाया है, यानी जो विक्रय की इकाइयाँ है उसे वाई अक्ष पे रखना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रत्येक सेंटीमीटर को 10 इकाई मान लिया, तो यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस प्रकार से इकाइयाँ ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो जब आप आलेख बनाए तो वाई अक्ष पे आपको ऐसी जानकारी दर्शानी है। तो सबसे पहले पहली जानकारी देखिए, तो जनवरी फरवरी उसमें आपको 35 डब्बे बेच दिए। तो जनवरी फरवरी वाला जो आपने जहाँ पे लिखा है एक्स अक्ष पे, वहाँ से शुरू करके वाई अक्ष की तरफ ऊपर बढ़ते हुए जब तक 35 ना आ जाए, 35 का आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है, तो 35 तक आपको यह स्तंभ बनाना है। 35 तक यह स्तंभ की ऊंचाई, मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, ऊंचाई किसे कहते हैं? इसे ऊंचाई कहते हैं। 35 तक ऊंचाई आपको इसकी ले जानी है, इस प्रकार से कुछ। और व्यवस्थित स्केल और पेंसिल का उपयोग भी आपको करना है। दूसरी बात करें मार्च अप्रैल में 60 तक, तो 60 का है, 60 यहाँ पे, तो 60 तक यानी यहाँ तक यह स्तंभ बनाना है आपको। तीसरे क्वेश्चन की बात करें यानी मई जून की, तो वह 65 तक था, तो 65, 60 और इसके बीच में, तो इसके मध्य में जो रेखा आ रही है वहाँ तक आपको यह स्तंभ बनाना है। उसके बाद जुलाई अगस्त की बात करें तो जुलाई अगस्त 40 डब्बे उसने बेच दिए, तो 40 का जो पोर्शन है यहाँ तक आपको यह स्तंभ बनाना है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर की बात करें तो 50 यानी 50 यहाँ पर है, तो 50 तक आपको यह बनाना है। उसके बाद जो अंतिम नवंबर दिसंबर में उसको 30 डब्बे बेचे, तो 30 तक ये स्तंभ बनाया। इस प्रकार से आपको एग्जाम में आलेख बनाना है। तो आलेख किस प्रकार से बनाना है वो आपने सीख लिया। उसके बाद आपको इसका स्केल माप दर्शाना है। ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ स्केल माप, और स्केल माप आपको इस खाली जगह पे दर्शाना है। आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है स्केल माप, स्केल माप लिखना है। फिर लिखना है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पे आपने क्या दर्शाया? एक्स अक्ष पे आपने दर्शाया मास यानी महीने। फिर आपको लिखना है वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर बराबर आपने कितनी इकाई ली? 10 इकाई। यह आपको लिखना है। यह अभी तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, और जल्द जब आपकी और मेरी मुलाकात होगी तो एक सुंदर ब्लैक बोर्ड पर हम इसमें चर्चा करेंगे। फिक्र की कोई बात नहीं है, जब तक मैं आपके कोई भी मार्क्स कटने की कोई संभावना मैं कहीं से भी उत्पन्न होने नहीं दूँगा। तो इतना लिखने के बाद भी आपको इसका विवरण दर्शाना पड़ता है। यानी ये आलेख तो आपने बना दिया, स्केल माप भी लिख दिया, अब इसका विवरण जब आप दर्शाओगे तो विवरण किस प्रकार से दर्शाना है सुनिए। कभी भी विवरण 5 से 6 मुद्दों में दर्शाइए, जिससे आपके अंक सुनिश्चित हो जाए। सबसे पहला विवरण आपको किसके बारे में माहिती दी है वो लिखिए। तो
सबसे पहला पॉइंट आपने बनाया विवरण, यानी आपको आलेख जो बनाया आपको वो लिखना है। तो आपको क्या जानकारी दी है? तो आपको जानकारी दी है कि एक दुकान में हर 2 महीने में चॉकलेट के बॉक्स बिक्रे हुए हैं, इस प्रकार की जानकारी हमें दी है और आलेख बनाना है। तो सबसे पहला मुद्दा आपको लिखना है कि एक दुकान में प्रति 2 माह में चॉकलेट के बॉक्स विक्रय होते हैं और उस विक्रय का विवरण निम्न प्रकार, यह आपको पहला विवरण लिखना है। फिर दूसरा विवरण, जनवरी और फरवरी यह 2 महीनों में 35 चॉकलेट के बॉक्स का विक्रय हुआ है और विक्रय हुआ है और प्रत्येक सेंटीमीटर 10 इकाई का माप लेके एक शख्स पे हमने एक स्तंभ बनाया जो कि 35 को दर्शाता है। यह दूसरा विवरण लिखना है। उसी प्रकार प्रत्येक माह का जो आपको दूसरा विवरण लिखना है, उसी के उदाहरण के रूप में आपको प्रत्येक माह का विवरण दर्शाना है और अंत में आपको विवरण में यह लिखना है कि इस प्रकार से चॉकलेट बॉक्स के विक्रय का आलेख हमने तैयार किया। फिकर की कोई दिक्कत नहीं, जब हम मिलेंगे तो इसे विस्तारपूर्ण सीखेंगे, आपके मार्क्स कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। चलिए अगले मुद्दे की बात करें तो पास की स्तंभ आकृति, जो दूसरी स्तंभ आकृति वो है पास की स्तंभ आकृति। इस प्रकार की आकृति में किसी एक आधार पर किसी एक चल का एक से अधिक वर्गों के लिए मूल्य दर्शाया जाता है। यानी जब आपके पास एक से अधिक चल हो, एक से अधिक चल किस प्रकार, यह उदाहरण के रूप में आप समझते हैं। जब जनवरी फरवरी का मास दिया हो परंतु आपके पास चल कितने, एक से अधिक, 1 2 3 चल है, तो आपको 3 चल के लिए 3 स्तंभ पास में बनाने होंगे। समझ में आया? जब आपके पास एक से अधिक चल हो तो 3 स्तंभ पास में बनाए होंगे। इसमें से आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि पास की स्तंभ आकृति दर्शाइए। आमनम ये सवाल देखने को तो नहीं मिलता परंतु आ सकता है, इस बार काफ़ी संभावना है, आपको यह भी ध्यान में रखना है। इसके आधार पर प्रत्येक मूल्य संबंधित विविध वर्गों के मूल्य को दर्शाने वाले स्तंभ को दर्शाया जाता है। यानी अलग अलग वर्गों के अलग अलग मूल्यों को दर्शाने के लिए अलग अलग स्तंभ एक साथ चिपका के बनाए जाते हैं। मान लो कि समयकाल एक आधार है, यानी समयकाल क्या, यानी ये एक आधार है और साक्षरता एक चल है। यानी साक्षरता यानी कितने लोग शिक्षित हुए वो एक चल है, तथा स्त्री पुरुष 2 वर्ग है। 2 वर्ग कौन कौन से, स्त्री पुरुष। यानी समय आधार दिया है, यानी मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊँ तो 2001 2002 या 2 ही लेते हैं, 2 ही समय दिया है आपको और दिया है कि साक्षरता, इतने लोग साक्षर है, इतने लोग पढ़े लिखे, साक्षरता दी है। और उसमें भी आपको बता दिया है कि एक तो मेल है भैया और एक फीमेल है। फीमेल में 10 है और इसमें 20 है और जबकि यहाँ पे 30% और यहाँ पे 40। इस प्रकार की जानकारी आपको दी है। तो आपको 2 स्तंभ बनाने पड़ेंगे, एक होगा वो होगा आपको स्त्री के लिए और एक होगा वो पुरुष के लिए। इस प्रकार से आगे उदाहरण हम इसका देखेंगे। आकृति को आकर्षित बनाने के लिए प्रत्येक वर्ग के स्तंभ को अलग अलग रंग या शेड से दर्शाया जाता है। जाहिर सी बात है, आकृति को हमें दर्शाना तो है, सुंदर तो बनाना ही है। तो किसी एक दुकान के हर 2 महीनों में विविध माप के चॉकलेट बॉक्स, यहाँ पे भी चॉकलेट बॉक्स, हमने जो पहले चॉकलेट बॉक्स बेचे थे वो सिर्फ 1 इकाई थी, एक ही दुकान के बारे में थी और 1 ही इकाई के थी। परंतु इसमें क्या आपको 3 अलग अलग बॉक्स बेचे, छोटे मध्यम और बड़े, ये 3 बॉक्स अलग अलग बेचे। तो सबसे पहले महीने में आपने छोटे 30 बेचे, मध्यम 15 बेचे और जो बड़े हैं वो 25 बेचे। इस प्रकार से आपने बेचे। तो इस प्रकार से जब आपने बेचे तो आप जब आलेख बनाओगे तो उन तीनों को एक साथ जोड़कर बताओगे। यानी भी हमने छोटे 30 बेचे थे तो छोटे 30 तक, और जो छोटे बचे आपको पता कैसे चलेगा कि छोटे के लिए, तो छोटे के लिए हमने इसको काला कलर या कोई भी कलर दे दिया तो यह हो गया छोटे। तो अब बारी आती है मध्यम। तो भैया मध्यम कितने बेचे, तो उसी के साथ चिपका क्योंकि हमने 15 बेचे थे तो 15 के लिए अलग शेड अलग डिजाइन का उपयोग करके 15 का स्तंभ बताया गया। अब अगला कि हमने भैया बड़े कितने बेचे, तो बड़े तो भैया 25 बेचे थे तो 25 के लिए हमने अलग अलग शेड या अलग चित्र अलग डिज़ाइन का उपयोग करके इस प्रकार से इन तीनों स्तंभों को दर्शाया है। इस पर भी फिक्र ना करें, जब हम मिलेंगे तो इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो इस प्रकार पहले माह का तो हो गया। दूसरे माह की बात करें तो 40 25 30 इस प्रकार से छोटे मध्यम और बड़े बॉक्स बेचे। तीसरे माह में 50 25 35, चौथे माह में 25 15 10
पाँचवें माह में 40, 20, 25 और अंतिम माह के जुट में 60, 40 और 20 इस प्रकार से हमने बेचे थे। तो यह उसी जैसे कि हमने मई अप्रैल में बेचे पहले मध्यम 40, 25 और 30 तो तीनों को जोड़ के स्तंभ बनाया। उसके अगले माह में जितने हमने बेचे उसको जोड़ के बनाया, उसके अगले माह में जितने हमने बेचे उसको जोड़ के बनाया। इस प्रकार से पास पास की स्तंभ आकृति, ध्यान रखें इसे क्या कहा जाता है, पास पास की स्तंभ आकृति, क्योंकि ये पास पास है और ये सब क्या है, स्तंभ है, खंभे है, तो पास पास की स्तंभ आकृति कहा जाता है। आगे बात करें तो विभाजित स्तंभ आकृति, ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी है और आशा इस बार में पूछा जाए क्योंकि सिलेबस कम किया तो मार्क्स तो क्लियर है। जब स्तंभ आकृति के प्रत्येक स्तंभ का मूल्य एक से अधिक उप विभागों में वितरण किया जाए तब विभाजित स्तंभ आकृति बनती है। यानी कि भैया ग्रामीण क्षेत्र यहाँ में दिया है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार से माह दिए गए हैं और शहरी क्षेत्र यानी कुल 3 विभाग दे दिए हैं, महीने भी अलग दे दिए हैं और इकाई भी अलग दे दी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र भी अलग दे दिया है आपको, महीने भी अलग दे दिए हैं और इकाई जो हमें दर्शाना है वो भी तो अलग दे दिए। तो चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से बनती है। स्तंभ के उप विभागों को अलग अलग रंगों द्वारा, शेड द्वारा आकर्षित किया जाता है और प्रत्येक विभाग जिस अंक को दर्शाते हैं वह लिखा जाता है। इस प्रकार का कुछ आलेख बना जाता है। कितना सुंदर सा आलेख मैंने आपके सामने प्रकट कर दिया है। तो सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ 3 क्षेत्र दिए, ग्रामीण, शहरी और कुल, यानी भारत में कुल कितना हुआ वो, ग्रामीण और शहरी हमें दर्शाना और कुल अपने आप ही पता चल जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जनवरी फरवरी के बारे में बात की गई। तो यह जो है यहाँ तक का क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में 30 इकाई विक्रय हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी, 30 इकाई। तो हमने 30 तक का एक खंभा तो बना दिया, परंतु उसी खंभे को हमने 2 विभागों में बनाना है, यानी कुल आपका 70 हुआ था तो 70 तक आपने एक खंभा बना दिया। अब बताया कि ग्रामीण में 30 हुआ था तो खंभे के मध्य में 30 कहाँ है, 30 यहाँ पे, तो 30 तक लाइन करके इसको कोई अलग कलर दे दिया और बचा हुआ क्षेत्र कितना होगा, 40 होगा। तो 40 जो बचा हुआ क्षेत्र है वह हो गया आपका शहरी क्षेत्र। और यहाँ आपको दर्शाना पड़ता है कि यह ग्रामीण क्षेत्र का है और यह शहरी क्षेत्र का है। इसमें भी आप चिंता ना करें, जब हम मिलेंगे तो मैं इसको और अच्छी तरह से आपको समझा पाऊँगा। मार्च अप्रैल की बात करें तो कुल तो भैया कितना, कुल 115 बिक्री हुई, जिसमें से 80 तो शहरी था और 35 ग्रामीण था। ग्रामीण 35 है तो 35 तक हमने जो डिजाइन बनाई उसके अलावा जो बचा वो शहरी है और बाकी का ग्रामीण है। इसके बाद बात करें तो कुल 110, उसके बाद 50, उसके बाद 85 और 120, इस प्रकार से अलग अलग कुल बिक्री हुई और इन्हें हमने विभाजित कर दिया। विभाजित करना ही तो है, तो ये बनेगी विभाजित स्तंभ आकृति। विभाजित स्तंभ आकृति कब बनेगी, जब हम इन्हें अलग अलग विभाजित कर देंगे। अब आगे बात करते हैं स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। हाँ भैया, स्तंभ आकृति बना रहे तो कुछ बातें तो ध्यान में रखनी होगी। अब आप ये मत बोलना कि सर आप तो बार बार बोल रहे हो कि ये इम्पोर्टेंट, सारा का सारा इम्पोर्टेंट है क्या? जी हाँ, इस बार सारा का सारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस कम हुआ है, मार्क्स तो उतने के उतने ही है, तो पढ़ना कम है और पूछा सारा कुछ जाना है, तो सब कुछ आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम, सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो है कि 3 बातों का हमें ध्यान रखना है जब हम स्तंभ आकृति बनाते हैं। तो प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए, क्योंकि स्तंभ की चौड़ाई कोई मूल्य नहीं दर्शाती। प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई क्या होना चाहिए, ये है प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई। आप देखोगे कि सभी के सभी स्तंभों की चौड़ाई एक समान है। ऐसा नहीं है कि कोई जाड़ा है कोई पतला है, तो ये एक समान क्यों होती है, क्योंकि ये कोई मूल्य नहीं दर्शा रहा है कि भैया इतना जाड़ा है तो इतने से इतनी इकाई बिकी, इतना पतला है तो इतनी कम इकाई बिकी, नहीं, ये नहीं दर्शा रहा है। यह प्रत्येक स्तंभ की जो चौड़ाई है वह एक समान होना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो मुद्दा आपको ध्यान में रखना है, प्रत्येक स्तंभ की लंबाई और ऊंचाई संबंधित चलने के मूल्य के अनुसार होनी चाहिए। यानी जो आपको जानकारी दी है उसके अनुसार आपके स्तंभों की ऊंचाई होनी चाहिए। जिस प्रकार के आपको याद दिया था कि 70 आपका कुल है तो आपने 70 तक ऊंचाई ली, उससे अधिक कोई ली नहीं, यानी जितनी जानकारी दी हो उतनी ऊंचाई लेनी। अपने मन मर्जी के अनुसार ऊंचाई कम या अधिक हम ले नहीं
सकते हैं। अगले मुद्दे की बात करें तो प्रत्येक स्तंभ के बीच की दूरी आकृति में समान होनी चाहिए और वह अंतर उद्गम बिंदु एवं प्रस्तुत स्तंभ के बीच भी बनाए रखना है। ये अब बहुत ही अच्छा मुद्दा है कि प्रत्येक स्तंभ के बीच की जो दूरी है, यह दूरी यानी यह जो बीच की दूरी है वह एक समान होती है और जो उद्गम बिंदु यानी जहाँ से शुरुआत की है, यह लाइन का बिंदु जहाँ से शुरुआत की है और प्रथम स्तंभ उसके बीच में भी उतनी दूरी लेनी, यानी कि प्रत्येक स्तंभों के बीच की दूरी और उद्गम बिंदु से प्रथम स्तंभ की दूरी समान रहनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं रखना। यह मुद्दा आपको ध्यान में रखना है। अगला जो मुद्दा है, सामान्य रूप से प्रत्येक स्तंभ एक्स अक्ष पर सामान्य रूप से बनाए जाते हैं। उस पर दर्शाने वाली परिबलों को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? यानी जो एक्स अक्ष है, ये वाला अक्ष, उसको जो परिबल दर्शाए इन्हें क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और सामान्य रूप से जो आधार होता है वह इसी अक्ष पे दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर की मदद से ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बदले क्षैतिज स्तंभ यानी क्षैतिज क्या जो इस प्रकार से भी दर्शाए जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आईपीएल जब आप देख रहे होते तो जब इनिंग खत्म होती है तो आपको एक पास में स्कोर कार्ड के बाजू में एक स्तंभ बताए जाते हैं कि इस ओवर में से इतने रन आए, तो वो कहाँ बने? वो क्षैतिज पे बने, यानी ये जो क्षैतिज है वहाँ पे बने हैं। जबकि हम जो परंपरागत बना रहे हैं वो सारे के सारे ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी कि ऐसे खड़े वाले स्तंभ है ना, और अब जो बनने लगे वो क्षैतिज वाले बनने लगे। तो वाई अक्ष से क्षैतिज बनने की भी अधिक माफ़ कीजिएगा, थोड़ी दिक्कत हो गई थी। वाई अक्ष से क्षैतिज बनाने की रीत भी अधिक प्रचलित है। तो अगला जो मुद्दा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्येक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की दी गई जानकारी के क्रम में बनाया जाता है। इस प्रकार प्रथम जानकारी के लिए प्रथम उद्गम बिंदु के शुरुआत में बनाया जाता है। तो जिस प्रकार से हमें जानकारी दी है, एक लाइन में जानकारी दी होती है कि भैया जनवरी फरवरी, उसके बाद मार्च अप्रैल और मई जून उसके बाद आता है। तो हमें जो पहला स्तंभ बनाना है वो पहली जानकारी के अनुसार बनाना है और उसके बाद तुरंत बाद जो जानकारी दी है उसके आधार पे ही दूसरा स्तंभ बनाना है। ऐसा नहीं है कि पहले ये बना दिया और उसके बाद ये बना दिया है तो डब्बा गुल हो जाएगा, आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद ये तो हुई सारी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब ऐसा मुद्दा मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, यानी वृत्तांश आकृति आने वाला नहीं है, परंतु थोड़ा समझ लीजिए, ध्यान रखिए। ऊपर से बताऊँगा, डीप में जाएंगे नहीं। वृत्त का अंश यानी जो वृत्त होता है उसके कुछ अंश को लेके यह आकृति बनाई जाती है, उसे वृत्तांश आकृति कहते हैं। जानकारी के लिए विविध स्तंभ आकृति द्वारा बनाई गई इसी प्रकार जिस प्रकार हम विविध विभाज्य स्तंभ बनाते हैं, यानी ये गांव या शहर जो हमने विभाज्य स्तंभ देखे थे, इसका पास में उदाहरण ये जो विभाज्य स्तंभ है उसी प्रकार से वृत्त बनाते हैं, उसे अलग अलग भाग में विभाजित करके वृत्तांश आकृति बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते। कुछ फॉर्मूला यहाँ पढ़ना था जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इस बार आप इस फॉर्मूले से बच गए। वृत्त का क्षेत्रफल 360 होता है, सबको पता है। 360 द्वारा दर्शाया जाता है और जानकारी के अनुपात आधार पर वृत्त बनाकर संबंधित मूल्यों को दर्शाया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कुल जानकारी के उप विभागों को वृत्त के अंश को अनुपात के दर्शाया जाता है, तब इस प्रकार की आकृति को वृत्तांश आकृति कहते हैं। यानी 360 को अलग अलग हिस्सों में बांट के, अंशों में बांट के जो बनाए जाने वाली आकृति उसे वृत्तांश आकृति कहते हैं। ये वाला फॉर्मूला है जो इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। संबंधित मूल्य उसको कुल मूल्य से भाग दे के 360 से आपको गुणा करना है, तब जाके आपकी ये आकृति बनती है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ वस्तु दी गई है और प्रतिशत में कुल खर्च दिया गया है। इस प्रकार का आपको उदाहरण, यानी पुस्तकें जो 20 रुपये आपने खर्च किए थे, स्टेशनरी के लिए 5%, फ़ोन कंप्यूटर के लिए 30%, नाश्ता आपने खा लिया 30% का और कपड़े खरीद लिए 15% के। तो अब आपको इस गोले में इन सारी जानकारी को दर्शानी होती थी, तो आपको फॉर्मूला यानी जो संबंधित मूल्य, ये है संबंधित मूल्य, 360 के साथ गुणा करना है और कुल मूल्य यानी कुल मूल्य के साथ भाग देना है, तब ये आता है। तब जो आपका हिस्सा बना वो 72 अंश। तो आपको परिकर की सहायता से 72 अंश यहाँ पे ढूंढना पड़ता था और उसे अलग शेड पे दर्शाना पड़ता था। इस प्रकार से पूरी की पूरी आकृति बननी है, तो इस वर्ष नहीं बनानी है। आशा है आप पहले उदाहरण से पूरी आकृति
समझ चुके। चलिए आगे बात करते हैं आलेख के प्रकारों के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी मुद्दा है, क्योंकि पूछना तो इस बार उनको सब कुछ ही है, तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में आलेखों का भी अलग अलग प्रकार से उपयोग होता है। सांख्यिकी के अनुसार आलेख निम्न प्रकार के होते हैं। किन किन प्रकार के होते हैं? तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। सामायिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख, यानी आपको सामायिक श्रेणी दे दी जाती है 1 2 3 4, और यहाँ पे कुछ एक्स और वाई अक्ष दे दिए, उस पर उसके रुझान दर्शाने वाले आलेख। सतत आवृत्ति वितरण रखने वाले जानकारी के आलेख। सतत, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 2 3 4, यह सतत आवृत्ति है। ऐसे आवृत्ति वाले आलेख में कुछ सब आलेख यानी कुछ अन्य आलेख बनाए जाते हैं, जैसे कि स्तंभ आलेख, आवृत्ति बहुकोण, आवृत्ति चक्र और समय आवृत्ति बहुकोण। इस प्रकार के 4 आलेख इसमें बनाए जाते हैं। और लघु गुणक आधारित आलेख, जैसे आपने लोगरिदम पढ़ा होगा, लघु गुणक आपने 11th में पढ़ा था, वैसे आलेख। चलिए एक चित्र के द्वारा इसे समझते हैं। ये आलेख है और इसके कुछ प्रकार। सामायिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख, सतत आवृत्ति वितरण रखने वाली जानकारी के लिए आलेख, लघु गुणक आधारित आलेख। और जो इसमें दूसरा है, सतत आवृत्ति वितरण रखने वाली जानकारी के लिए आलेख, उसमें 4 आलेख बनाए जाते हैं। स्तंभ आलेख, बहुकोण आलेख, आवृत्ति चक्र और सामायिक आवृत्ति बहुकोण। तो यह था आज की पूरी चर्चा। और जो आखिरी आलेख हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। व्यापार अथवा आर्थिक प्रवृत्ति के चक्र के अल्पकालीन या दीर्घकालीन नियमित अथवा अनियमित परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सांख्यिकी के साधनों द्वारा ऐसे तत्वों को रुझान ज्ञात किया जाता है, और समय के आधार पर जब ऐसे रुझानों का आलेख बनाया जाता है तो उसे सामायिक श्रेणी आलेख के रूप में जाना जाता है। तो सामायिक श्रेणी आलेख किसे कहते हैं? जब अलग अलग समय के आधार पर जानकारी एकत्रित कर ली जाती है और उन जानकारी को एक सिंपल फॉर्मेट में तब्दील करके जब आलेख बनाया जाता है तो उसे सामायिक श्रेणी आलेख कहा जाता है। यह था आज का लेक्चर। काफ़ी सारी मुश्किलें भी आई, मुझे लगता है कि आज ठीक से मैं पढ़ा नहीं पाया आपको, परंतु कोई दिक्कत नहीं। ये सारी चर्चाएं जब आप हमसे मिलेंगे तो ज़रूर करेंगे। आगे मैं अपना बेस्ट देने का प्रयत्न करूँगा। और यह था आज का लेक्चर। आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।